हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अर्थव्यवस्था का दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं। तो आपको थोड़ा सा टाइम लगा, उसके लिए सॉरी। अब क्या है, सबसे पहले मैंने आपको परिचय करवा ही दिया था। ये आपका हो चुका है कंप्लीट, ये आपका हो चुका है। और उसके बाद में अर्थशास्त्र के बारे में मैंने बताया ही था आपको। अर्थशास्त्र क्या होता है, जिसमें जिसके बारे में अध्ययन किया जाता है, वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के बारे में जो है अध्ययन किया जाता है, शास्त्रार्थ किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र। ठीक है। और उसके बाद में मैंने बात करी थी अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो अर्थव्यवस्था किसी भी देश में जो है आर्थिक, जो किसी भी क्षेत्र में या किसी देश में या किसी गांव में या किसी घर में आर्थिक गतिविधियाँ जो जो होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हुए संचालित होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था कहलाती है, वो अर्थव्यवस्था होती है। और उसके बारे में जो नीतियाँ और नियम जो बने होते हैं वो सब अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए होते हैं। अर्थव्यवस्था हमारी जो ज़िंदगी से है, जीवन से है, हर तरह से जुड़ी हुई है। जहाँ धन जुड़ा हुआ है, श्रम जुड़ा हुआ है, जहाँ पर वहाँ पर हमारी अर्थव्यवस्था हमारी लाइफ से जुड़ी हुई है। अर्थव्यवस्था इस तरह से बिना अर्थ के हम एक तरह से बिल्कुल बेकार हैं। अगर हम खाना भी खाते हैं उसके साथ भी अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है, क्योंकि बिना पैसे के खाना भी नहीं मिलता। और जहाँ धन जुड़ा हुआ है वहाँ पर श्रम जुड़ा हुआ है, वहाँ पर अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। तो अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं वो हमने आपको बताए। 3 प्रकार से बांटा गया है इसको: संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर, विकास की अर्थव्यवस्था के आधार पर। तो दोस्तों, अब इसके भी पार्ट होते हैं। जैसे संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर अगर देखा जाए तो समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर देखा जाए तो खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। अगर उसके बाद में आपकी विकास की अवस्था के आधार पर देखा जाए तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था। तो अब जो विकासशील अर्थव्यवस्था उसमें हमारा भारत जो है विकासशील है, चाइना जो है विकासशील है। विकसित कंट्रियों की बात करें, विकसित अर्थव्यवस्था कौन सी है, तो वो अमेरिका है, कनाडा है, रसिया है, इजराइल है, ये सब जो है, इंग्लैंड है, ये क्या है, ब्रिटेन है, ये सब क्या है, ये सब विकसित अर्थव्यवस्था है इनकी। अब बात करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था की। तो दोस्तों, एक तरह से रिवीजन हुआ जा रहा है, नोट्स बना लें, बनाने की ज़रूरत ना हो तो इसी PDF को मैंने डाल दिया, उसको पढ़ें। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है ये ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें संपत्तियों का आधा जो उत्पादन जो होता है वो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए किया जाता है, जिस पर सरकार का स्वामित्व होता है पूरी तरह से। वो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। अब उसके बाद में बात करते हैं, इस अर्थव्यवस्था को आर्थिक समानता पाई जाती है। इस अर्थव्यवस्था में सबको समान तरीक़ा से देखा जाता है। ये सबसे बड़ी बात है इसकी। ये कहाँ पर फॉलो होती है, तो यहाँ पर ये रसिया यानी पूर्व सोवियत संघ यानी रसिया, उत्तरी कोरिया यानी क्यूबा, इन देशों में जो है इसको फॉलो किया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किसने किया, तो जर्मन दार्शनिक थे जिनका नाम था कार्ल मार्क्स, बड़े फेमस हैं, जिनकी एक पुस्तक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल। उन्होंने अपनी बुकों में जो है वर्णन किया है इस चीज़ का। अब नेक्स्ट बात करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन जो होता है वो साधनों के आधार पर होता है और उसका पूरी तरह से नियंत्रण निजी क्षेत्र का होता है उस पर। और इस ऐसी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जो इसमें क्या है, जो है व्यापार और जो व्यवसाय जो होते हैं, ये करने में प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना होता है इसका। लाभ कमाना प्रमुख उद्देश्य होता है इसका। उसके बाद में बात करते हैं कि इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। गरीब जो है बहुत ज़्यादा गरीब बना रह जाता है, अमीर जो है अमीर बढ़ता जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा हो जाता है। वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का जो निर्धारण होता है वो बाज़ार की शक्तियों द्वारा जो निर्धारित किया जाता है। वहाँ पर बाज़ार पर डिपेंड करती हैं चीज़ें। महंगा है तो महंगा मिलेगा, सस्ता है तो सस्ता, यानी ज़्यादा कम होगा तो तेज़ मिलेगा, ऐसा सीन होता है वहाँ पर। अब जैसे अमेरिका है, एक बार हमने जो है अमेरिका को चावल देना बंद कर दिया तो वहाँ पर चावल के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। कनाडा में ऐसे ही सीन होता है, फ्रांस में, जर्मनी में, वहाँ पर ये अर्थव्यवस्था पूंजीवादी जो होती है वो फॉलो होती है। उसके बाद में इसका अब आप कहेंगे इसका जो है प्रूफ दीजिए, तो ये जो है प्रूफ ये है आपका कि मुख्य विचारक एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमी जो हैं, उन्होंने अपनी वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक है उसमें इसका वर्णन दिया है अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था।
मिश्रित अर्थव्यवस्था यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जो समाजवाद और पूंजीवाद दोनों का जो है लक्षण पाया जाता है इसमें। अब उसके बाद में बात ऐसी करते हैं कि उत्पादन के साथ जो उत्पादनों के साधनों पर सरकार का और निजी क्षेत्र दोनों का इस पे जो है नियंत्रण होता है, सरकार का भी और जो निजी क्षेत्र होता है उसका भी, यानी कंपनी का भी, सरकार का भी, दोनों का भी, एक तरह से दोनों का भी होता है। वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों का निर्धारित जो है होता है इसमें, वो जो है विशेष परिस्थितियों में जो है किया जाता है। और ऐसी अर्थव्यवस्था कौन फॉलो करता है? तो इंडिया करता है, सबसे बड़ा उदाहरण हम ही है इसके। नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था। तो खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी कहते हैं इसको। ये ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें जो किसी अन्य देशों के साथ आयात निर्यात होता है। जैसे हम किसी को सामान दे रहे हैं, उसके बारे में जैसे हम अमेरिका को चावल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चीनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मान लो सपोज दैट, खाने पीने की चीज़ें, दालें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ से हम जो है वहाँ से डॉलर में हमारे यहाँ पैसा आता है। तो ये भी चीज़ें हम वहाँ से हम भी बहुत सारी चीज़ें जो है खरीदते हैं। जैसे हम एप्पल का फ़ोन वहाँ से मंगाते हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हम मंगाते हैं टेक्नोलॉजी की अमेरिका से। बंद अर्थव्यवस्था ऐसी होती है जिसका जो आदान प्रदान किसी देश के साथ आयात निर्यात या मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं होता है, वो एकदम बंद है, बंद अर्थव्यवस्था मानी जाती है। बहुत सारे देश हैं जो किसी से लेना न देना, मगन रहना, अपने काम में रहते हैं। बंद अर्थव्यवस्थाएं आत्मनिर्भर होती हैं, वो खुद ही अपने देश में सब कुछ बनाते हैं, खुद ही जितना होता है उस पर सेटिस्फाइड रहते हैं। अब विकास की अवस्था के आधार पर वर्गीकरण किया गया है इसका। तो अल्प विकसित और विकसित दो तीन तरीके से किया गया है इसका। अल्प विकसित और जो है विकासशील और विकसित, तीन तरीके से किया गया है। तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी कहते हैं इसको, अल्प विकसित को। तो प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर होती है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, यहाँ पर इंडस्ट्रियल जो है वो नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ होता है, यहाँ पर औद्योगिकरण शुरू नहीं हुआ होता है। और आधारभूत संरचना यहाँ पर जो है उसका विकास नहीं हुआ होता है। व्यक्ति की सकल आय बहुत ज़्यादा कम होती है, जो पर कैपिटा इनकम जो बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय। अब ऐसी कंट्रियों का नाम लेंगे तो उसमें एग्जांपल हैं नाइजर, सोमालिया, चाड वगैरह, ये सब कंट्री ऐसी आती हैं जो अल्प विकसित हैं। अब बात करते हैं विकासशील। तो विकासशील में जहाँ पर उद्योग क्षेत्र पर निर्भर होती है, ये पूरी तरह से इंडस्ट्री पर टिकी होती है और यहाँ पर उद्योग शुरू हो चुका होता है, ये भी सीन है। आधारभूत जो संरचना होती हैं उनको विकसित करने की जो है आवश्यकता यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा होती है। और प्रति व्यक्ति आय जो है, सकल जो आय होती है वो $996 से 12,000 जो है $12,055 के मध्य होनी चाहिए। और या इसके जो उदाहरण हैं वो आपके ब्राज़ील है, भारत है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका है, ये देश हैं इसके एग्जाम्पल, विकासशील हैं। अब विकसित अर्थव्यवस्था तो यही है कि अर्थव्यवस्था उद्योग और सेवा क्षेत्र पर निर्भर होती है पूरी तरह से। यहाँ पर उद्योग और यानी उद्योग अमेरिका में 30 से 35% है और सर्विस सेक्टर आपका 70-75% सर्विस सेक्टर वहाँ पर है। पूरा अमेरिका सर्विस सेक्टर पर टिका हुआ है। अच्छा, आधारभूत संरचना पूर्णतः विकसित है वहाँ पर। प्रति व्यक्ति जो आय होती है, पर कैपिटा इनकम वहाँ पर सबकी $12,056 से अधिक है। अब उसके बाद में जो देश जो है विकसित देश कौन कौन से एग्जाम्पल के रूप में, तो अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ये जो है देश हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर, हमने जहाँ पर छोड़ा था पिछली बार, कि बाजार आधारित मूल्य निर्धारण। तो बाजार आधारित मूल्य निर्धारण जो होता है वो इसके संबंध में निम्न 2 नियम लागू होते हैं। वो 2 जो है नियमों को फॉलो करता है। पहला नियम जो होता है वो होता है डिमांड और दूसरा होता है सप्लाई। पहले का नाम होता है मांग और दूसरा होता है आपूर्ति। किसी भी मार्केट में, किसी भी घर में, किसी भी जगह अगर किसी चीज़ की मांग ज़्यादा होगी तो उसका रेट क्या होगा? बढ़ेगा।
मांग ज़्यादा हो और आपूर्ति कम हो, यानी डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम, यानी उस चीज़ का आप उत्पादन कम हो रहा है और वो चीज़ बिक्री ज़्यादा हो रही है, तो वो चीज़ क्या होगी, महंगी हो जाएगी। तो इस तरह से आपको पूरी डिटेल मिलने वाली है इसमें कि मांग का नियम और आपूर्ति का नियम क्या कैसे काम करता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो नंबर 1, मांग का नियम। इस नियम के अनुसार किसी भी वस्तु की मांग और उसकी कीमत में नकारात्मक संबंध होता है। यह नियम दीर्घकाल से लागू होता है, अर्थात मूल्य बढ़ने पर वस्तु की मांग कम हो जाती है। मूल्य जब बढ़ता है तो वस्तु की मांग जो है कम हो जाती है, और जब कीमत कम हो जाती है होने पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है। जो मैं बता रहा था वही सीन है। जब किसी प्रोडक्ट है, मांग का नियम है कि अगर किसी भी चीज़ की जब डिमांड जो है, मांग जो है कम हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि वस्तु जो है उसका मूल्य महंगा हो गया है। या किसी, अब जैसे आप मार्केट में गए और आपने 1 किलो आलू खरीदे, और 1 किलो आलू जो है वो आपको कितने रुपए के मिले, मान लो सपोज दैट आपको वो आलू 30 रुपये किलो मिल रहे थे, तो आप 30 रुपये में आप 1 किलो आलू लेके आए। कितने आलू लेके आए आप, 1 केजी आलू लेके आए। अब दूसरे दिन आप मार्केट गए, अब वो वाले आलू जो हैं 60 रुपये किलो हो गए। अब 60 रुपये किलो जब आलू लेने गए आप, तो 60 रुपये किलो के आलू तो आपको आज आपके पास 30 ही रुपये थे, क्योंकि आपको ये पता था कि हम तो कल 30 रुपये के 1 किलो लेके आए हैं। तो आपने 30 रुपये में आपने उससे बोला कि आप 30 रुपये के आलू दे दीजिए, तो उसने 30 रुपये के 500 ग्राम आलू आपको दे दिए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि आज जो है मूल्य बढ़ गया, और जो मांग जो थी, डिमांड जो थी, जो क्वांटिटी थी, वो क्या हो गई, कम हो गई। क्यों कि आप अब अगर 1 किलो आलू ले जाते तो आपको 60 रुपये की नीड थी, 60 रुपये किलो आलू, तो आपने कहा भाई आधी किलो आलू दे दे मुझे 1 किलो नहीं चाहिए, आधी किलो चाहिए। आप 500 ग्राम आलू लेके चल दिए। तो इसका ये क्या है, ये मांग का नियम इसे ही कहते हैं। जब कीमत बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है, जब कीमत कम हो जाती है तो मांग बढ़ जाती है। अब ऐसा भी हो सकता है आप 30 रुपये किलो आलू लेके आए हों आज, और कल को ये 15 रुपये किलो हो जाए, तो आप क्या कहेंगे, मेरे पास 30 रुपये, आप ऐसा करो आप मुझे 15 रुपये किलो हैं तो 30 रुपये के 2 केजी आलू दे दो, 2 केजी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कीमत कम हुई आपने अपना जो है खर्चा, अपनी मांग जो है बढ़ा दी, 2 किलो कर दे, 2 किलो आप आलू लेकर आए। इसका मतलब क्या होता है, ये जो है एक तरीके से ये जो है मांग का नियम है। अब आगे और बात करते हैं मांग के नियम पर। देखिए मांग के नियम को कैसे दर्शाते हैं, तो मांग की जो मात्रा होती है वो है क्वांटिटी ये है, ठीक है, और उसका प्राइस ये प्राइस है, ये क्वांटिटी। अगर ये मांग का वक्र है, एक तरह से ये मान लो वक्र, ये वाला वक्र है। अब आप जो है रेट अगर ये वाला बढ़ेगा तो आपकी, जैसे आज ये 50 रुपये किलो है, यहाँ पर, यहाँ 40 है, यहाँ पे 20 है, तो अगर 20 रुपये किलो आलू होगा तो आप यहाँ से वक्र लगेगा, अगर 40 होगा तो यहाँ से लगेगा, और अगर 60 होगा तो यहाँ से लगेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मांग का वक्र ये ऐसे काम करता है, जब प्राइस बढ़ता है तो मांग कम हो जाती है, ठीक है, और जब प्राइस यहाँ आ जाएगा तो मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मांग बढ़ जाएगी। तो ये सीन रहता है इसका। अब इसके निर्धारक तत्वों की बात करते हैं। इसके निर्धारक तत्व क्या हैं, ठीक है। अब ये जो है मांग के निर्धारक, वस्तु का मूल्य
किन चीज़ों पर मांग का नियम जो है निर्धारित किया जाता है? तो वस्तु के मूल्य पर, उपभोक्ता की आय पर। उपभोक्ता की आय कितनी है? भविष्य में मूल्य परिवर्तन की संभावना, इसमें मूल्य जो परिवर्तन की संभावना जो है उस पर भी होता है। उपभोक्ता की अभिरुचि पर, अब तुम्हारा मन है लेने का या नहीं ये भी सीन तय करता है। अब आप वो कह रहा है कि भैया 15 रुपये किलो है, नहीं मुझे लेना ही नहीं है, आपका मन ही नहीं कर रहा, तो वो भी सीन होता है। अब मांग के अपना अपवाद भी होते हैं कुछ। तो अपवाद क्या है इसके? कि बुनियादी या मूलभूत आवश्यकताएं जैसे दवाइयाँ। अब ये दवाई क्या है ना, कि आपकी तबीयत खराब है तो ये आपको कितनी भी महंगी आए और कितनी भी महंगी आए और क्वांटिटी कितनी भी कम हो, आपको लेना ही पड़ेगा। अब आपको ये तो नहीं बोलेंगे कि नहीं भाई भर दे झोला, मुझे तो बड़ी वाली चाहिए, क्योंकि आपकी जो आवश्यकता है उसके हिसाब से आप अपनी चीज़ें गेन करेंगे और कितनी भी महंगी आए उसको भी आपको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी आवश्यकता है। बेबीलोन वस्तुएं यानी विलासिता तथा सामाजिक प्रतिष्ठा की वस्तुएं। लग्जरी कार, क्लब की सदस्यता, ये जो है जब आप पूरी तरह से आप कार आपको अच्छी चाहिए, एप्पल का फ़ोन चाहिए, क्लब में डांस चाहिए, तो वहाँ पर क्या है कि आपको वहाँ पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। वहाँ तो आपको रेट फिक्स है, आपको लेना है तो आपको उतने पैसे देने पड़ेंगे, सीधी सी बात है। तो ये जो है अपवाद है इसका, मांग की नियम का। तो लॉ ऑफ डिमांड ये जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपूर्ति, यानी आपूर्ति का नियम क्या है। तो अब बात करते हैं आपूर्ति, लॉ ऑफ सप्लाई। इस नियम के अनुसार दीर्घकाल में किसी वस्तु की कीमत और उसकी आपूर्ति सकारात्मक संबंध होता है। इन दोनों का जो है सकारात्मक संबंध होता है, अर्थात वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी आपूर्ति जो है बढ़ जाती है। वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी आपूर्ति जो है, डिमांड जो है बढ़ जाती है, और मूल्य कम होने पर आपूर्ति कम हो जाती है। अल्पकाल में किसी वस्तु की आपूर्ति अत्यधिक बढ़ने पर उसकी कीमतें कम हो जाती हैं। अल्पकाल में कभी कभार किसी वस्तु की आपूर्ति अत्यधिक यानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसकी कीमतें क्या हो जाती हैं? कम हो जाती हैं। ये सीन ऐसा है, इसमें जो है कीमत और आपूर्ति, तो कीमत आपूर्ति इसमें इस तरह से चलती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है अब इसके निर्धारक तत्व जान लेते हैं कि आपूर्ति निर्धारक तत्व वस्तु का मूल्य सॉरी वस्तु की उत्पादन लागत, सरकार द्वारा आरोपित करों में परिवर्तन और तकनीक में परिवर्तन और प्राकृतिक आपदा, ये सारी चीज़ जो है इसके निर्धारित तत्व होते हैं। और इसके अपवाद जो हैं, इसका कोई अपवाद नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव रहती है। अब मूल्य निर्धारण की बात करें तो मूल्य निर्धारण जो है हमेशा स्वतंत्र बाजारों में मूल्य निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां क्रेता और विक्रेता दोनों संतुष्ट हों। ये जो है एक तरह से डेफिनेशन है मूल्य निर्धारित करने की, जब दोनों सेटिस्फाइड होंगे। अब मैं कोई चीज़ बेच रहा हूँ, आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं, तो जब तक मैं सही रेट में नहीं दूंगा, आपको वो चीज़ जज नहीं होगी कि हाँ इतने की है, तब तक आप लेंगे नहीं। जब तक दोनों आपस में सेटिस्फाइड नहीं हो जाते तब तक चीज़ों का आदान प्रदान, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं होगा या सेलिंग जो है नहीं होगी। तो इस वीडियो को हम यहाँ पर आपकी जो है सप्लाई का नियम, डिमांड का नियम जो है आज हमने आपको बताया। अब कल हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के बारे में बात करने वाले हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र जिसमें मैं आपको बताऊंगा प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है, सेकेंडरी सेक्टर कौन सा होता है। प्राइमरी सेक्टर
यानी एक तरह से इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं इसको, अब सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र, इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं। और जो जो तीसरा सेक्टर होता है सर्विस सेक्टर, तो सर्विस सेक्टर को आप जो है, सर्विस सेक्टर जो होता है वो तृतीय क्षेत्र होता है, यानी टर्शरी सेक्टर बोलते हैं। उसके बाद में क्वालिटनरी होता है, तो वो सारे आपको मैं बताऊंगा। इसके बाद में ये भी बताऊंगा ब्लू कॉलर जॉब कौन सी होती हैं, वाइट कॉलर जॉब कौन सी होती हैं, आपको सारी चीज़ें इसी में जानने को मिलेंगी। तो कल मिलते हैं दोस्तों अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के साथ, और आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और वीडियो को शेयर करें। और इस वीडियो का जो नोट्स है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तब तक के लिए हम आपका जो है इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।